अभी के समय इंडियन गवर्नमेंट ने अचानक से 150 से ज्यादा दवाइयां बैन कर दी है। वो भी ऐसी दवाइयां जो हम सालों से बिना सोचे समझे इस्तेमाल करते आ रहे थे, जैसे क्रोसिन कोल्ड, विक्स एक्शन 500, डी कोल्ड टोटल और कई दूसरी दवाइयां। बुखार हो, सिर दर्द हो या सर्दी जुकाम, इन दवाइयों को तो हर किसी ने कभी ना कभी जरूर लिया होगा, लेकिन अब सरकार ने इन्हें पूरी तरह से बैन कर दिया है। सवाल ये उठता है कि अचानक ऐसा क्यों किया गया? क्या ये दवाइयां हमारी सेहत के लिए खतरा बन चुकी थी, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा कारण छिपा है? और रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। अब सरकार की नज़र 30 से ज्यादा मल्टीविटामिन ब्रांड्स पर भी है, जो किसी भी समय बैन हो सकते हैं। इस पूरे मामले के पीछे फार्मा इंडस्ट्री के कुछ छुपे हुए राज हैं, जो अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। कुछ दवाइयों का गलत इस्तेमाल, कुछ बड़े ब्रांड्स की मजबूरी और कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो फार्मा कंपनियां आम लोगों के सामने नहीं लाना चाहती थी। आज हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब निकालने वाले हैं, ताकि आपको पूरी सच्चाई पता चले और आप अपनी सेहत से जुड़े सही फैसले ले सके। अब इससे पहले कि हम गहराई में जाएं, आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने इस तरह से दवाइयों पर बैन लगाया हो। 2016 में भी 350 दवाइयां बैन की गई थी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सैकड़ों ऐसी दवाइयां हैं जो सरकार ने पहले ही बैन कर दी है, फिर भी मार्केट में धड़ल्ले से बेची जा रही है, क्या ये चौंकाने वाली बात नहीं है? सवाल ये उठता है कि जब ये दवाइयां बैन हो चुकी है तो मार्केट में बिक कैसे रही हैं, और अगर हम इन्हें ले रहे हैं तो इसका हमारी सेहत पर क्या असर हो रहा है। इसलिए पहले समझते हैं कि दवाइयां बैन क्यों हुई। भारत में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और सीडीएससीओ यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी होती है कि वो दवाइयों की टेस्टिंग करें और तय करें कि कौन सी दवा हमारे लिए सुरक्षित है और कौन सी खतरनाक। अब तक सरकार और सीडीएससीओ ने करीब 6,500 दवाइयों की टेस्टिंग की है, और उनमें से 690 दवाइयां पूरी तरह से बैन कर दी है। जिससे सवाल आता है कि आखिर इन दवाइयों को बैन करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखो, कोई भी दवाई तब तक बाजार में बिकने के लिए अप्रूव नहीं होती जब तक वो सेफ और असरदार साबित न हो जाए। लेकिन कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो लॉन्ग टर्म में खतरनाक असर डालती हैं, जैसे लीवर डैमेज, हार्ट प्रॉब्लम्स, किडनी फेलियर या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर तक का कारण बन सकती है। इसीलिए सरकार ने इन पर रोक लगा दी। लेकिन असली खेल यहाँ से शुरू होता है। बैन होने के बावजूद ये दवाइयां अभी भी मार्केट में धड़ल्ले से बिक रही हैं। दरअसल भारत में मेडिकल रेगुलेशंस को सही से फॉलो नहीं किया जाता। कई फार्मा कंपनियां और दवा दुकानदार प्रॉफिट कमाने के लिए इन बैन हुई दवाइयों को चुपचाप बेचते रहते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि बहुत से मेडिकल स्टोर्स को ये तक पता नहीं होता कि कौन सी दवा बैन हो चुकी है और कौन सी नहीं। अगस्त 2022 में डोडो 650 नाम की एक दवा अचानक हर घर में पहचानी जाने लगी। इसको बनाने वाली कंपनी माइक्रो लैब्स पर आरोप लगा कि उन्होंने डॉक्टरों को 1,000 करोड़ के गिफ्ट्स बांटे ताकि वे सिर्फ डोलो ब्रांड की दवाइयां लिखें। मामला इतना बड़ा था कि यह सीधा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। असल में भारत में डॉक्टरों को किसी भी दवा का सिर्फ उसका केमिकल नाम लिखने की सलाह दी जाती है, न कि किसी ब्रांड का नाम। जैसे डोलो 650 का असली केमिकल कंपोनेंट पैरासीटामोल है, तो डॉक्टर को प्रिस्क्रिप्शन में पैरासीटामोल 650 mg लिखना चाहिए, ताकि मरीज अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से किसी भी ब्रांड की दवा खरीद सके। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? नहीं। हकीकत यह है कि आज भी ज्यादातर डॉक्टर सीधे ब्रांडेड दवाइयां ही लिखते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है फार्मा कंपनियों की लॉबिंग। ये कंपनियां डॉक्टर्स को महंगे गिफ्ट्स, फ्री ट्रिप्स और दूसरी सुविधाएं ऑफर करती हैं। बदले में डॉक्टर्स को एक्स्ट्रा इनकम मिलती है और फार्मा कंपनियों के प्रोडक्ट्स की सेल्स आसमान छूने लगती है, जिस वजह से मार्केट को कंट्रोल करना इनके लिए कितना आसान हो जाता है। जब चाहें कि कंपनियां डॉक्टर से महंगी दवाएं प्रिस्क्राइब करवा सकती हैं, भले ही मरीज को उसकी जरूरत हो या ना हो। और इसी कारण मजबूर मरीज जो भी डॉक्टर लिखता है वही दवा खरीदने पर मजबूर होता है। नतीजा ये होता है कि डॉक्टर, मेडिकल स्टोर और डिस्ट्रीब्यूटर सभी को इसमें मोटा कमीशन मिलता है। इसी वजह से हाल ही में हेल्थ मिनिस्ट्री ने 150 से ज्यादा दवाओं पर बैन लगाया है। और सरकार ने हाल ही में एक नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स NLEM जारी की है। इस लिस्ट में उन दवाइयों के नाम है जो हर मरीज के लिए जरूरी है। इसका मतलब ये है कि ये दवाएं हर अस्पताल, मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध होनी चाहिए, और इनकी कीमत भी सरकार द्वारा तय की गई होती है, ताकि हर कोई इन्हें खरीद सके। अब इस लिस्ट में कुल 364 जरूरी दवाइयां शामिल हैं, जिन्हें इंडिविजुअल ड्रग्स कहा जाता है। इसके अलावा सिर्फ 20 दवाइयां ऐसी हैं जो FDC फिक्स डोज कॉम्बिनेशन यानी मिक्स दवाइयां हैं। अब सवाल आता है कि ये FDC ड्रग्स होता क्या है और इन्हें बैन क्यों किया जा रहा है? FDC ड्रग्स वो दवाइयां होती हैं जिनमें 2 या उससे ज्यादा दवाओं को मिलाकर एक ही गोली या सिरप बना दिया जाता है।
इन दवाओं में एक साथ कई अलग अलग चीजें मिलाती जाती है। इसे एक उदाहरण से समझे तो मान लीजिए टोलो 650 नाम की एक बहुत पॉपुलर दवाई है। जब आप इसके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो इसमें सिर्फ एक ही दवा है, पैरासीटामोल। मतलब ये एक सिंपल और इंडिविजुअल ड्रग है। इसे आप बुखार या हल्के दर्द में लेते हैं। लेकिन एफडीसी ड्रग्स में कई बार बेवजह 2-3 दवाइयों को एक साथ मिक्स कर दिया जाता है। अब ये मिक्स दवाइयां हर किसी के लिए जरूरी नहीं होती और इनके साइड इफेक्ट्स का खतरा बढ़ जाता है। यही वजह है कि भारत सरकार ने इन एफडीसी ड्रग्स पर बैन लगाना शुरू कर दिया है। और यही सामने आता है इन फार्मा कंपनियों का एक बड़ा खेल। मतलब सरकार ने जो एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट बनाई है उन पर एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस का एक कैप होता है। यानी इन जरूरी दवाओं की कीमत सरकार तय करती है ताकि ये लोगों को सस्ती मिले। लेकिन यह कंपनियां फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन वाली दवाएं लॉन्च करती हैं ताकि वो उन्हें अपने हिसाब से बेच सके। ये कॉम्बिनेशन दवाएं कई बार जरूरी नहीं होती, मगर कंपनियां इन्हें एक नई दवा की तरह बेचती हैं और इसका फायदा उठाकर कीमतें बढ़ा देती है। यही वजह है कि सरकार ने सिंगल ड्रग्स को नहीं बल्कि इन फालतू कॉम्बिनेशन दवाओं को टारगेट किया है। असल में अगर किसी कंपनी को अपनी कमाई डबल करनी हो तो इन्हें कोई नई दवाई बनाने की जरूरत नहीं होती। बस पहले से मौजूद दवा में थोड़ा सा चेंज कर दो और एक नया केमिकल मिला दो, डोज में थोड़ा फेरबदल कर दो और एकदम नई दवा तैयार। इससे वो सरकारी एमआरपी कैप जो जरूरी दवाइयों की कीमत तय करता है उसको आसानी से बाईपास कर पाते हैं। एक कंपनी ऐसा करती है, फिर दूसरी, तीसरी और देखते ही देखते पूरी मार्केट में इस ट्रेंड की बाहर आ जाती है। नतीजा, दवाइयों की कीमतें आसमान छूने लगती हैं और इसका सीधा असर पड़ता है आम लोगों की जेब पर। लेकिन असली खतरा इससे भी बड़ा है। हमारी बॉडी को हमेशा मल्टीपल मेडिसिन की जरूरत नहीं होती। मान लीजिए आपको सिर्फ सिरदर्द हुआ है, लेकिन मेडिकल स्टोर वाला आपको ऐसी गोली पकड़ा देता है जिसमें दर्द, सर्दी और बुखार के लिए अलग अलग दवाइयां मिक्स हैं। आपका सिर दर्द तो ठीक हो जाएगा, लेकिन साथ ही 3 और दवाइयां आपके शरीर में चली जाएंगी जिनकी कोई जरूरत ही नहीं थी। इससे फालतू के साइड इफेक्ट्स बढ़ जाते हैं। इन सब बातों से एक सवाल मन में आता है कि जब ये दवाइयां सही नहीं थी तो इन्हें पहले अप्रूव ही क्यों किया गया? इसलिए क्योंकि कोई भी दवाई पहले मार्केट में आती है, लोग उसे खरीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं और फिर कुछ समय बाद पता चलता है कि वह नुकसानदायक है। फिर सरकार उस पर बैन लगा देती है। ये समझना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए इस पूरी कहानी को एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मेरी एक खुद की फार्मा कंपनी है, एमसीएफ फार्मा। अब मुझे एक नई दवाई लॉन्च करनी है, एमसीएफ अल्ट्रा, जो पैरासीटामोल और कैफीन का मिक्सचर होगी। अब इसे मार्केट में लाने के लिए मुझे 2 बड़े अप्रूवल लेने होंगे। पहला, सीडीएससीओ से मंजूरी और भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्ट्री से अप्रूवल। अगर मेरा कोई जानकार या सिटिंग सीडीएससीओ के अंदर हो तो मेरी दवा बिना ज्यादा टेस्टिंग के भी अप्रूव हो सकती है। यानी जो दवा सही से चेक होनी चाहिए वह आसानी से पास हो जाती है। और जब हजारों लाखों लोग उसे इस्तेमाल करने लगते हैं तब जाकर पता चलता है कि दवाई सही नहीं थी और फिर सरकार बैन लगाने की बात करती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। 2016 में छपे एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ था कि कई फार्मा कंपनियां सीडीएससीओ की अप्रूवल प्रक्रिया को बाईपास कर देती है। वो सीधे स्टेट गवर्नमेंट के पास जाकर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करती है। और चौंकाने वाली बात यह है कि स्टेट गवर्नमेंट बिना सही जांच पड़ताल किए इन्हें अप्रूव भी कर देती है। इसी वजह से पिछले 30 सालों में हजारों अनअप्रूव्ड दवाइयां मार्केट में खुलेआम बेची जा रही है बिना किसी प्रॉपर चेक के। और अधिकतर बार जब भी कोई दवाई मार्केट में बैन होती है तो हम क्या सोचते हैं कि अब वो मार्केट में नहीं मिलेगी, है ना? लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। कुछ दवाइयां जैसे डी कोड टोटल, चेस्ट ऑन कोड, डोलोकोड और पेराफास्ट जो बैन हो चुकी हैं फिर भी मेडिकल स्टोर्स और ऑनलाइन आसानी से मिल जाती है। तो फिर ये बैन लगाने का मतलब ही क्या हुआ? क्या ये सिर्फ दिखावे के लिए किया जाता है? असल में फार्मा कंपनियां ऐसे बैन को सीधा कोर्ट में चैलेंज कर देती है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केस चलते रहते हैं और इसी बीच कंपनियों को ज्यादा समय मिल जाता है अपनी दवाइयां बेचने का। ये कंपनियां दावा करती हैं कि उनकी दवाइयां सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसे देशों में भी अप्रूव्ड है। लेकिन क्या सच में यही काफी है? सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारा जस्टिस सिस्टम बहुत धीमा है। केस सालों तक चलते रहते हैं और तब तक ये दवाइयां खुलेआम बिकती रहती हैं। कुछ दवाइयां आखिर में सेफ प्रूव होती हैं लेकिन कई हानिकारक भी निकलती है और इसका सीधा असर हमारी हेल्थ पर पड़ता है। और अगर गलती से भी आपको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक छोटी सी समस्या है तो जरा इन चौंकाने वाली घटनाओं पर नजर डालिए, क्योंकि इंडिया दवाओं का बड़ा इंपोर्टर ही नहीं बल्कि काफी बड़ा एक्सपोर्टर भी है। दिसंबर 2022 में उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत हो गई थी। कारण
एक भारतीय दवा कंपनी मारियन बायोटेक की खांसी की सिरप जिसमें खतरनाक केमिकल पाए गए थे। 2 सितंबर 2022 में गैम्बिया में 70 बच्चों की जान चली गई जब उन्होंने एक भारतीय कंपनी द्वारा बनाई गई खांसी की सिरप पी थी। और मेरा तो यही मानना है कि अगर भारत को सच में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब पाना है तो सबसे पहले हमें अपनी ही फार्मा इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को सुधारना होगा। जब हमारी दवाइयाँ घरेलू स्तर पर बेहतरीन क्वालिटी की होंगी तभी हम उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर बिना किसी शक के बेच पाएंगे, क्योंकि कोविड-19 के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन और जेनेरिक मेडिसिन सप्लायर बन चुका है। लेकिन ये सफ़र यही नहीं रुकना चाहिए। अगर हम अपनी दवाइयों की क्वालिटी को और बेहतर करें तो आने वाले समय में भारत सच में ग्लोबल फार्मा लीडर बन सकता है। हम अक्सर बड़ी बड़ी सेनाओं, मिसाइलों और तकनीक को ताकत मानते हैं, लेकिन असली ताकत वो होती है जो बिना किसी हथियार के भी दुनिया को झुका दे। आज फार्मा इंडस्ट्री भारत के लिए वही ताकत बन सकती है। अगर दुनिया की आधी से ज्यादा दवाएं इंडियन फार्मा कंपनियों से आए तो ये सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। अगर भारत इस इंडस्ट्री को और भी मजबूत कर ले तो हम दुनिया के साथ अपनी शर्तों पर डील कर पाएंगे। ये हमारी जियो पॉलिटिकल पावर बन सकती है। और इसके लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। पहली, नए इनोवेशन और रिसर्च पर फोकस, ताकि हम सिर्फ सस्ती दवाएं ही नहीं बल्कि नई बीमारियों के लिए नई दवाएं भी बना सके। दूसरी, फार्मा सेक्टर में गवर्नमेंट सपोर्ट, ताकि भारत सिर्फ उत्पादन करने वाला नहीं बल्कि दुनिया का लीडर बन सके। और तीसरा, लोगों की सेहत पर जागरूकता, क्योंकि अगर हम ही अपने हेल्थ को लेकर सीरियस नहीं होंगे तो दूसरों की मदद कैसे करेंगे। याद रखिए, स्वास्थ्य ही असली संपत्ति है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।